एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, चलो सब लोग ध्यान दो। तो हमारा अगला और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि एनर्जी इन एसएचएम। देखो बेटा, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, बनते हैं बहुत सारे। मान के चलो कि मेरे पास एक पार्टिकल है जो ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ये इसका मीन पोजीशन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। अब ऑसिलेशन परफॉर्म करते वक्त मेरा पार्टिकल इमेजिन करके चलो यहां पर है, इस पॉइंट पी पर है। इस पॉइंट पी का जो फासला है यहां से लेकर यहां तक, वो डिस्टेंस एक्स करके दिया जाएगा। ओके, ठीक है। अब ऐसा है कि जब मैं पॉइंट पी से इस पार्टिकल को और थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूं, देखो ये मीन पोजीशन है, तो यहां पर आपको मालूम है कि इस पर कोई फोर्स लगता नहीं मीन पोजीशन पे, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगता। रिस्टोरिंग फोर्स बोलना चाहिए, कोई फोर्स नहीं लगता, गलत हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता ही रहता है। तो जब कोई चीज आगे पीछे घूमती है तो मीन पोजीशन एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पर किसी भी किस्म का रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होता, यानी स्प्रिंग कहीं से भी खींचेगा नहीं इसको, या रबर कहीं से भी खींचेगा नहीं इसको। मगर जब पॉइंट पी तक के आ गया तो स्प्रिंग क्या कर रहा होगा, उसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, रिस्टोरिंग फोर्स उसमें जनरेट हो रहा होगा। ठीक है। अब हमारे स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा किस तरफ होगा, इस तरफ। और हम क्या कर रहे हैं, उसको कहां मूव करना चाह रहे हैं, आगे की तरफ। ठीक, मान लो कि मैं सिर्फ छोटा सा डिस्टेंस आगे मूव करने वाला हूं, डीएक्स डिस्टेंस, सिर्फ उतना थोड़ा सा आगे मूव करने वाला, जरा सा। तो पहला मेरा सवाल बनता है कि जब मैं यहां पॉइंट पी से जस्ट थोड़ा सा आगे आपको मूव करना है, तो उसके लिए वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा वर्क डन अगेंस्ट restoring force, against restoring force is for small displacement dx, for small displacement dx will be, तो for small displacement dx will be। अब अच्छा ठीक है, आपको सिर्फ जरा सा आगे सरकाना है, तो जब जरा सा आगे सरकाना है तो वर्क डन भी क्या होगा, जरा सा होगा। और कितना होगा, तो dw इज इक्वल्स टू restoring force into dx into cos of 180 डिग्री। बोले यार ये cos of 180 डिग्री क्यों आ गया। अगर आपको वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर का बेहतर अच्छा नॉलेज है तो आप समझ सकते हैं क्यों आया। क्योंकि हम लोग बेसिक फॉर्मूला क्या होता है हमारा वर्क डन का, एफ एस कॉस थीटा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट और दोनों के बीच में का एंगल। हमारा डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे, और रिस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा है, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे, इजंट इट। तो क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इस हिसाब से मैं बोलूंगा दोनों का डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट है। इस कारण से यहां पर क्या लग गया, कॉस ऑफ 180 डिग्री। तो जो आगे जाके क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इनटू डीएक्स, माइनस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इनटू डीएक्स। अच्छा चलो मान लिया, माइनस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इनटू डीएक्स। मगर 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 रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, बोले यार वो तो माइनस के एक्स होता है। तो फिर वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, है ना। तो ये हो जा रहा आपका वर्क डन का के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके चलो ठीक है, ये माना कि मेरे पास ये वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। ओके, और मैं अगर कहूंगा ओके ठीक है, ये आपका छोटा सा, सॉरी के एक्स इंटू डी एक्स, नॉट के एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन आपका इतना था, और अगर आपको लार्ज डिस्प्लेसमेंट करना है 0 से लेकर x तक, तो उसके लिए वर्क कितना करना पड़ा होगा। तो मैं बोलूंगा देखो वर्क डन फॉर लार्ज डिस्प्लेसमेंट 0 to x विल बी, 0 से लेके x तक लार्ज डिस्प्लेसमेंट करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा dw, है ना। अच्छा ठीक है, चलो मान ला इंटीग्रेशन करो इसका, यानी कि इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वो kx इंटू डी एक्स।
और खर्चे कहां से कहां तक, तो बोले यार देखो मिनिमम एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 और मैक्सिमम मान लो एक्स है ना, मुझे यहीं तक जाना है ना, ओ से लेके पी तक, यहीं तक का वर्क डन निकालना है मुझे। तो मिनिमम वैल्यू होगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू होगी x, तो फिर वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। और जैसे कि आप जानते हैं वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। अब ऐसा है कि इफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज 0, इफ, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, इफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज 0, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि जस्ट फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। सिर्फ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी 0 रहेगी, फाइनल हो जाएगी हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। और आप के को एक और चीज लिख सकते हैं, बोले क्या लिख सकते हैं, तो आप के को एम ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बोले ये कहां सेटअप का, अरे ओमेगा इज इक्वल टू क्या है अंडर रूट ऑफ के बाय एम है ना, उसको आप करो ना, ओमेगा इज इक्वल टू आप जानते हैं अंडर रूट ऑफ के बाय एम, स्क्वायर करो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अब देखो बेटा कैसा है, अभी ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ बोर्ड के लिहाज से, नीट के हिसाब से मैं आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा आखिरी में इसी से रिलेटेड। तो ये तो हमारे पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी। अब आई बारी काइनेटिक एनर्जी निकालने की, वो आसान है, कुछ खास नहीं है। काइनेटिक एनर्जी के लिए जब हम जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ये सभी लोग जानते हैं ये फॉर्मूला हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अच्छा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है एसएचएम में, एम वी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जरा डाल दो तो उसकी जगह, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया है ना, इसका स्क्वायर करा मैंने वेलोसिटी का, तो ये ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा एम ओमेगा स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं के, तो इसीलिए मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एक और लिख सकता हूं हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का ये भी फॉर्मूला लिखा जा सकता है, आई बात समझ में, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी का आ गया, ये काइनेटिक एनर्जी का आ गया। तो सवाल उठा फिर टोटल एनर्जी का क्या होगा। देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है आपका, ये होता है आपका काइनेटिक एनर्जी का सम प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम, है ना। देखो एक रैंडम पोजीशन के लिए आप निकाल रहे हैं, रैंडम पोजीशन मतलब बीच में कोई तो भी एक पोजीशन पकड़े आपने, और उस बीच पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा आपने वो कैलकुलेट किया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा आपने वो कैलकुलेट कर लिया, और अब आपने टोटल एनर्जी का निकालना है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। अब इनको ऐड करो, तो जब तुम ऐड करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे तुम देखेंगे हाफ ऑफ के माइनस एक्स स्क्वायर और हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, कैंसिल हो जाएगा। और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या फिर, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर, ऐसा समझे। तो ये हुआ टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। ओके, तो आपने देखा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। आई बात समझ में आपको ये पॉइंट, ये तीन फॉर्मूले हमारे सामने आए। अरे देखो अब ऐसा है कि हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी जस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब इन शॉर्ट मैं ये कहूंगा सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि एट मीन पोजीशन, कहां पर, मीन पोजीशन पे, मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी, तो बोले यार उसके लिए मीन पोजीशन की काइनेटिक एनर्जी लगेगी और मीन पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी लगेगी। मैं बोलूंगा जब मीन पोजीशन पे आते हो तो एक्स क्या होता है, जीरो, है ना, एक्स जीरो। तो अगर एक्स जीरो हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैं यहां एक चीज लिख सकता हूं, एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी अपनी सबसे मिनिमम वैल्यू पे होता है एंड दैट इज हाफ ऑफ के, सॉरी एंड दैट इज जीरो। पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होता है मीन पोजीशन पे, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सबसे कम कहां होती है, अरे बोलो कहां होती है, मीन पोजीशन। किसकी वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी की सबसे
कम कहां होती है? मीन पोजीशन पे, और वो कितनी होती है? 0। अगर पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है ना, ये काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। अच्छा, कितनी होंगी? आप x की वैल्यू 0 डाल दो, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर, तो बोले हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। अच्छा ठीक है, तो फिर टोटल एनर्जी कितना हुआ? दोनों का एडिशन करो, फिर से क्या आ रहा है आंसर? हाफ ऑफ के ए स्क्वायर ही चाह रहा आंसर। अब चलो मीन पोजीशन के लिए देख लिए ना, अब आप जाओ एक्सट्रीम पोजीशन पे। एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते हैं यानी x की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? a के बराबर, तो अब पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, और वो हो जाती है हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो मिनिमम हो जाती है, और वो कितनी हो जाएगी बेटा? 0, है ना। यहां पर आपको ये भी याद होगा, एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी 0 हो जाती, अगर वेलोसिटी 0 हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी 0 होना ही है, तो ठीक है, ये 0 हो जाएगी। अच्छा, फिर टोटल एनर्जी क्या रहेगी? एडिशन करो, फिर से वही क्या आता? हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। मतलब आप कहीं की भी एनर्जी निकाल लो, आप कहीं के भी एनर्जी निकाल लो, टोटल एनर्जी हमेशा कैसे रहने वाली है? कांस्टेंट ही रहने वाली है, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आई बात समझ में आपको? दैट्स इट, ओके। चलो लिख लो, ये पढ़ लो आप उसमें से, नोट्स में से। तो देखो भाई, तुमने यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाले, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। और अब ऐसा है कि अगर मैंने डायग्राम बनाया इसके बीच में, इसका ग्राफ प्लॉट किया मैंने, अगर एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है, वाई एक्सिस पे एनर्जी है, तो हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, अगर आपको याद हो हम लोग ने यू वाई इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाए थे, वाई इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर। अगर आपको याद हो कि इसका जो ग्राफ है एक पैराबोला बनता है ना, जब आप ग्राफ स्टडी कर रहे थे इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, तो m के जगह क्या है? कि हाफ ऑफ k है, तो फिर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका ग्राफ कैसा बनेगा? ये ऐसा पैराबोला बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पैराबोला टाइप का ग्राफ कुछ बनेगा, और ये जो पैराबोला टाइप का ग्राफ है ना, ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ठीक है, अगर मैंने इसको माइनस कर डाला, माइनस एम एक्स स्क्वायर कर डाला, तो ये ग्राफ उल्टा हो जाता है, माइनस एम एक्स स्क्वायर। अगर इस माइनस एम एक्स स्क्वायर में मैंने कुछ जोड़ दिया पॉजिटिव चीज, तो वो ऊपर सरक जाएगा फिर ग्राफ। तो देखो ये वाला पार्ट हाफ ऑफ, जैसे कि मैंने कहा हाफ माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये ग्राफ ऐसा चला जाएगा यू। अब जैसे कि यहां अगर आप देखेंगे हाफ ऑफ के, काइनेटिक एनर्जी का हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ के ए स्क्वायर, है ना। अब देखो यहां पे ये जो इतना पार्ट है ये इसके जैसा है, माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस सी हाफ ऑफ के ए स्क्वायर, जैसे ये सी के जैसा है, तो इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है? उल्टा। तो मैं जब काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाऊंगा तो कुछ ऐसा आएगा, इस तरह से, ओके। ये रहेगा आपका काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। फिर रही बात टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, इसमें के भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, और हमने बोला भी टोटल एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, इसीलिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, टोटल एनर्जी का ग्राफ, ठीक, इस तरह से। ये रहा टोटल एनर्जी का ग्राफ। अगर आपने नोटिस किया होगा कि यहां पर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की वैल्यू कैसी है? सेम है। ये पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है x इज इक्वल टू a बाय रूट 2, और ये भी डिस्टेंस होता है
माइनस ए बाय, आई बात समझ में? ये ग्राफ ऐसा आता है। और फिर एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने कहा कि वो बोर्ड एग्जाम में नहीं है मगर नीट से रिलेटेड है, बोले वो क्या चीज है? तो देखो वो ये चीज है कि पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग ने नो डाउट देखे फॉर्मूला हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर होता है। मैंने क्या कहा था, मान के चलो कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या है, जीरो है, बट इन मेनी केसेस वो पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती, कुछ ना कुछ एक सर्टेन वैल्यू होती है किसी ना किसी फॉर्म में। मान लो कि एक आपका सेटअप है, ये ग्राउंड सरफेस है, ये क्या है, ग्राउंड सरफेस है, और आपका एक सेटअप जो है वो ऊपर है, और ये ऊपर के ऊपर ऑसिलेट कर रहा है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। तो मान लो भले ही वो मीन पोजीशन पे है, भले ही वो मीन पोजीशन पे है, मैं बोलूंगा कि यहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो है क्या? आप जीरो नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, शुरू से है उसके पास, तुमको देने की जरूरत नहीं है, वो पहले से जब तुमने ऊंचाई पे रखे ना उसको, है ना। मान लो मैंने एक्सपेरिमेंट फर्स्ट फ्लोर पे परफॉर्म कर रहा, मैं, है ना, फर्स्ट फ्लोर पे मैं कुछ ऐसे ऑसिलेशन का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा, जमीन से उसकी काफी ज्यादा हाइट ऊंची है, तो उसके पास ऑलरेडी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, वो जीरो नहीं है। तो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जिसमें पहले से उसके पास कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होती है। आपको याद होगा हम लोग ने जब वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़े थे तो मैंने कहा था एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, हम लोग हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, है ना। वो अलग बात है, कहीं कहीं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कंसिडर किया जाता है, होता है, ये नहीं बोला अपन ने, क्या बोले अपन ने, कंसिडर किया जाता है इनिशियल। तो वैसे ही हम लोग कहेंगे कि यहां पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको जीरो जीरो ना कंसिडर करके कोई एक सर्टेन अगर वैल्यू रही उसकी तो क्या रहेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा U इक्वल्स यू माइनस यू जीरो इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, बंद कर दे अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगा जबरदस्ती, U इक्वल्स टू माइनस यू जीरो हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। अब माइनस यू जीरो को उधर ट्रांसफर करो, प्लस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा। अच्छा, फिर काइनेटिक एनर्जी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी भी वही रहेगा, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी अभी भी वही फॉर्मूला रहने वाला है। अच्छा, टोटल एनर्जी फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो टोटल एनर्जी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो वो हो जाएगा, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा यू जीरो प्लस हाफ ऑफ के ए स्क्वायर, ये हो जाएगा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। आइए बस समझ में। अब अगर ये फॉर्मूला है आपका, तो ये फॉर्मूला है, तो इससे आप नोटिस ये करेंगे कि भैया आपका ग्राफ बनाने का तरीका भी बदल जाएगा। बोले क्यों? अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बदल गया ना, पहले क्या था, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर था, है कि? अब उसमें एक्स स्क्वायर के साथ कुछ ऐड हो गया, तो बोले अब ये ग्राफ कैसा बनेगा, अब ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस पे एनर्जी, और फिर उसके बाद ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर होके बनेगा पोटेंशियल एनर्जी का। पिछली बार देखो जीरो था, क्योंकि एक्स की वैल्यू तुम अगर जीरो डालोगे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जा रहा था, एक्स की इक्वल्स टू जीरो, मगर इस बार तुम एक्स की वैल्यू जीरो डालो तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा क्या? नहीं, इट विल हैव सर्टेन मिनिमम वैल्यू, यू जीरो, बोल दे, इट विल हैव सर्टेन मिनिमम वैल्यू, और ये रहा फिर टोटल एनर्जी। दरवाजा बंद करो, वो चेयर निकाल और इसके पास बैठ। आया समझ में? तो इस तरह से आपने नोटिस किया कि भैया ये ग्राफ में भी चेंजेस कुछ आ जाएंगे और इस तरह से ग्राफ बनाया जाएगा। अब ये पॉइंट ऐड नहीं है उसमें नोट्स में, है ना, आपको ये नोट में ऐड करना पड़ेगा अभी। चलो लिख लो ये बराबर तरीके से। चलिए इधर ध्यान दीजिए, हमारा अगला है टाइटल, कंपोजिशन ऑफ 2SHN having same period or frequency traveling along same line, traveling along
सेम लाइन। अब ये दो वेव, दो ऑसिलेशन, ये देखो, ये जो कंसेप्ट मैं समझाने चाह रहा हूं ये यहां से ज्यादा अगले चैप्टर में यूजफुल है। इसके जो फॉर्मूले हैं ना अगले चैप्टर में बड़ा काम में आने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। वैसे एनसीईआरटी में तो ये टॉपिक है नहीं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है। स्टेट बोर्ड में ये टॉपिक थ्योरेटिकली है, जैसा आपको नोट्स में दिया हुआ है एग्जैक्ट आपको वैसा ही लिखना है और नथिंग एल्स। तो देखो मेरे पास, मैं इमेजिन करके चलता हूं दो एसएचएफ्स, एक का डिस्प्लेसमेंट x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 और दूसरे का a2 साइन ओमेगा 2 टी प्लस अल्फा 2। अब आप ये समझने की कोशिश करिए कि ये हो क्या रहा है एक्चुअली, कैसे कंपोजिशन हो रहा है दो एसएचएम का। तुम बास्केटबॉल खेलते हो या कभी देखे भी होगे एटलीस्ट, उसमें नोटिस करा होगा जब बॉल ऊपर नीचे होता ऑसिलेट करता, हम अपने हाथों को भी ऑसिलेट करते साथ साथ, है ना, इस तरह से ऊपर नीचे करते। तो यहाँ पर दो एसएचएम एक साथ कंबाइन हो रहे हैं, एक बास्केटबॉल का और एक मेरे हाथ का एसएचएम, दोनों एक साथ ऊपर नीचे हो रहे हैं। जब तक ये दोनों साथ में है, मतलब जब बॉल नीचे जा रहा है मेरा हाथ भी नीचे जा रहा, और जब बॉल ऊपर आ रहा तो मेरा हाथ भी ऊपर आ रहा, तब ये बेहतरीन तरीके से ऑसिलेट होते रहेगा। इस कॉन्सेप्ट को रेजोनेंस कहा जाता है, आगे जाके आप इसके बारे में पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। मगर मान लो आपने डायरेक्शन को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर डाले, मतलब जब बॉल नीचे जा रहा उस वक्त तुम्हारा हाथ ऊपर गया, और जब बॉल ऊपर आया उस वक्त हाथ तुम्हारा नीचे गया, तो उसमें क्या होगा मालूम क्या? डेड एंड, मतलब डैम्प एसएचएम हो जाएगा। आपने घर पे ट्राई किया होगा, छोटे बॉल से लेकर हम यूं करेंगे, वो जमा ही नहीं होगा खेल, क्योंकि आपने हाथ ज्यादा तेजी से चला लिए, उतना ज्यादा तो बॉल ऑसिलेट नहीं कर रहा था, है ना। आपने देखा कि जब बॉल ऊपर आ रहा था आपने उस वक्त हाथ नीचे कर दिए, और जब बॉल नीचे जा रहा था तब आपका हाथ ऊपर जा रहा था। तो यहाँ पर दो एसएचएम इस तरह से कंबाइन हुए, मगर इफेक्ट अलग अलग आया, है ना। तो अब ये हम इसी चीज को थोड़ा सा मैथमेटिकली स्टडी करने वाले। हमने देखा कि हमने जो दो एसएचएम कंबाइन करने वाले हैं, जैसे मान लो ये मेरे हाथ का एसएचएम है और ये बॉल का एसएचएम है ना। खास बात, इसकी पीरियड सेम होना चाहिए या फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी मतलब अगर एक सेकंड में बॉल दो बार ऊपर नीचे हो रहा तो मैं हाथ को भी दो बार ऊपर नीचे करूंगा। अल्फा 1 इनिशियल फेज एंगल कुछ भी हो सकता है, बॉल ने एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किया होगा, मैंने मीन पोजीशन से अपना ऑसिलेशन स्टार्ट किया। अल्फा 1 यानी इनिशियल फेज एंगल अलग अलग हो सकता है, एम्पलीट्यूड अलग अलग है। जरूरी नहीं जितना बॉल ऊपर नीचे जा रहा मेरा हाथ भी उतना ही ऊपर नीचे जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। पूरा नीचे तक ले जाते कि तुम जमीन तक टच करके फिर ऊपर तक लाते क्या बास्केटबॉल में? नहीं, आप यहीं से करते हैं ना ऑसिलेट। तो आपका एम्पलीट्यूड और बॉल का एम्पलीट्यूड अलग अलग है। अब हम इसको कंबाइन करने वाले हैं, तो चलो कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन कैसे करेंगे? तो आपने डिस्प्लेसमेंट को कंबाइन किया बाय एडिंग द टर्म्स x1 प्लस x2। ओके, a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा 2। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगाने वाला हूं। अगर आपको याद है साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो चलिए वो फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम ये फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, साइन a कॉस b, ओह सॉरी, साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 2 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 2। ओके, अब आगे क्या? मैं a1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, a1 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 1 प्लस a1 कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 1, ये नीचे लिख रहा हूं मैं लाइन, प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 2 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 2। तो ये मैंने कुछ इक्वेशन को ऐसा लिख डाला। अब देखो ये इक्वेशन में से और ये इक्वेशन में से मैं क्या कर सकता हूं, साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल सकता हूं। तो साइन ओमेगा टी कॉमन निकालो, आज निकालिए। तो बचा क्या? a1
कॉस अल्फा 1 प्लस A2 कॉस अल्फा। अच्छा, इसमें से कॉस कॉमन निकालो, तो कॉस ओमेगा टी कॉमन निकाला मैंने, कहां से, यहां से और यहां से, तो क्या बचा A1 साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन अल्फा 2। अच्छा चलो ठीक है। अब ऐसा है A1 कॉस अल्फा 1 प्लस A2 कॉस अल्फा 2, इनको जब अपन ऐड करते हैं A1 कॉस अल्फा 1 प्लस A2 कॉस अल्फा 2, जब हम इसे ऐड करते हैं मैं इसको एक आर कॉस डेल कह सकता हूं। डेल या नोट्स में क्या है, डेल है कि फाई है, डेल है, आर कॉस डेल करके दिया हुआ है। और इमेजिन करो कि A1 साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन अल्फा 2, इन्हें ऐड करने के बाद आपका आएगा आर साइन डेल, है ना। तो बोले ये क्या चीज है, तो बोले देखो क्या है, आपने दो चीजों को ऐड किया है। बोले किसको ऐड किया है, बोले एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ इनिशियल फेस एंगल, वही ऐड किया ना आपने। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मैं ये कह सकता हूं, एक काम करो ना, अलग अलग लिखने के बजाय एक ही लिखो। आर जो हो जाएगा टोटल एम्पलीट्यूड, और डेल जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, टोटल इनिशियल फेस एंगल। मतलब अगर ये दोनों एसएचएम मिलकर एक एसएचएम बन जाए, दोनों एसएचएम मिलकर जो एक एसएचएम बन जाएंगे, तो उसका जो टोटल एम्पलीट्यूड रहेगा इस फॉर्मूले से देंगे, और टोटल इनिशियल फेस एंगल जो रहेगा इस फॉर्मूले से देंगे अपन। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। तो चलो आगे क्या, तो सबसे पहले जो मुझे कैलकुलेट करना है एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मोशन। अच्छा ठीक है, आप निकालो, जो पहली चीज मुझे निकालना है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, स्क्वायर और ऐड करो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को। चलो ठीक है, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर, A1 कॉस अल्फा 1 प्लस A2 कॉस अल्फा 2 का होल स्क्वायर प्लस A1 साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन अल्फा 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें से आर स्क्वायर कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर डेल प्लस साइन स्क्वायर डेल, और वो क्या होता है 1। तो भैया वैसे भी वो 1 हो जा रहा, बच रहा क्या आर स्क्वायर। अब आगे क्या यहां पे, तो भैया देखो उसमें अब हमको करना है एक्सपांड, A1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ A1 A2 कॉस ऑफ अल्फा 1 कॉस ऑफ अल्फा 2। अच्छा ठीक है, ये क्या बनेगा फिर, नीचे वाला A1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2 प्लस ट्वाइस A1 A2 साइन ऑफ अल्फा 1 इंटू साइन ऑफ अल्फा 2। ओके बेटा, अब क्या करो बेटा, इसमें से और इसमें से A1 स्क्वायर कॉमन निकालो, तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा 1, जो कि क्या हो जाएगा 1। तो एक लौता A1 स्क्वायर बच जाएगा, इसमें से और इसमें से A2 स्क्वायर कॉमन निकालो। अच्छा ये कैसे आया, समझ में आया ना, मैंने A प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी करा मैंने, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। अच्छा ठीक है, इसमें से भी A2 स्क्वायर कॉमन निकालो, तो बचेगा क्या कॉस स्क्वायर अल्फा 2 साइन स्क्वायर अल्फा 2, तो बचा क्या A2 स्क्वायर। अब इसमें से ट्वाइस A1 A2 कॉमन निकालो, ट्वाइस A1 A2 कॉस ऑफ अल्फा 1 कॉस ऑफ अल्फा 2 प्लस साइन ऑफ अल्फा 1 साइन ऑफ अल्फा 2। देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2। अब ये हो जाएगा कॉस ऑफ क्या लिखेंगे, अब इसमें अगर तुमको फॉर्मूला याद है मालूम है तो कॉस अल्फा 1 कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है, कॉस ऑफ ए माइनस बी का। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। अब ये अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 क्या है, इनिशियल फेस डिफरेंस, या जस्ट फेस डिफरेंस भी बोले तो चलेगा, क्योंकि जब मैं ये फेस एंगल को जब मैं माइनस करूंगा ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 2, तो भाई इसमें अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 ही बचेगा, तो इसको मैं फेस डिफरेंस कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं बेटा, फेस डिफरेंस। मतलब कैसा फेस डिफरेंस, मान लो पहला वाला एसएचएम जो स्टार्ट हुआ था वो कहां से स्टार्ट हुआ था, मीन पोजीशन से, उसका फेस एंगल कितना होगा 0 डिग्री, है कि नहीं।
अच्छा, बाद वाला जो जैसे मेरा हाथ है, जो मैंने वो स्टार्ट किया था एक्सट्रीम पोजीशन से, है ना। जैसे मान लो कि भाई यहाँ पर आपने इसको किसी तरह से यहाँ रख के ऐसा मारे नीचे मीन पोजीशन से, तो ये रख के ऊपर नीचे होना चालू कर दिया, और मैंने हाथ ऊपर से लेकर आया, है ना, एक्सट्रीम पोजीशन से, और फिर उसके साथ ऑसिलेट किया मैंने। तो क्या हो रहा कि बॉल का एसएचएम कहां से स्टार्ट हुआ? मीन पोजीशन से। मेरा एसएचएम कहां से स्टार्ट हुआ? एक्सट्रीम पोजीशन से। तो हमारे बीच में फर्क कितने का आया? एंगल का, फेस एंगल कितने का फर्क आया? 90 डिग्री का। वो याद है अपन ने देखे थे सर्कुलर मोशन एंड वो एसएचएम, तो 90 डिग्री का, यानी कि π/2 रेडियन का हमारे दोनों के एंगल के अंदर फर्क आ गया। तो अच्छा ठीक है, तो ये 90 डिग्री का फर्क आ गया, तो हम लोग वैसे ही बोलेंगे कि ये जो फेज डिफरेंस है अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 वही होता है। तो आर इस अंडर रूट ऑफ, आप लिख सकते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2, मान लो मैं cos फाई करके लिख रहा हूं, वेयर फाई इक्वल्स टू व्हाट? अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। आई बात समझ में? तो ये हमारे पास क्या आ गया? डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। अब ये फॉर्मूला वेव में बहुत यूज होता है, वेव चैप्टर में। ये ऐसे दो वेव्स आ गई, मान लो एक वेव का एम्पलीट्यूड, सॉरी दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस इतना इतना है, तो अब टोटल एम्पलीट्यूड क्या होगा? ऐसे सवाल बहुत किए जाते हैं। अब ऐसा है कि इसमें कुछ सवाल, जैसे अगर मान लो फाई इक्वल्स टू 0 डिग्री रहा तो क्या? मतलब दोनों एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब बॉल ने भी एक्सट्रीम पोजीशन से ऑसिलेट करना स्टार्ट किया, मेरे हाथ ने भी एक्सट्रीम पोजीशन से ऑसिलेट करना स्टार्ट किया, तो अब क्या? तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रहेगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2, जो कि क्या हो जाएगा? a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और वो कहा जा रहा है अंडर रूट में, जिसको सिर्फ a1 प्लस a2 कह सकते हैं, सिर्फ a1 प्लस a2। और जाहिर बात है अगर a1 और a2 सेम हो गए तो ट्वाइस है। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद फाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो क्या? r इक्वल्स टू फिर हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस a1 a2। अरे बोले ये कैसे क्या? अरे cos ऑफ 180 डिग्री -1 होता है, तो माइनस ट्वाइस ऑफ a1 a2। बोले इसको क्या लिख सकते? फिर फाइनल इसका आएगा आंसर a1 माइनस a2। बोले क्यों? क्योंकि ये a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर हुआ ना, इस वजह से। अच्छा ठीक है, अब ये बताना क्या चाह रहा है, आप इसको समझो, ये बोलना क्या चाह रहा है कि अगर मान लो अपना फेस एंगल सेम है, ये फेस डिफरेंस सेम है, मतलब कैसा? अगर बॉल यहां से स्टार्ट कर रहा है एक्सट्रीम पोजीशन से, मैंने अपने हाथ को भी एक्सट्रीम पोजीशन पे रखा था, और दोनों हम साथ में ऐसा ऑसिलेट कर रहे हैं, मैं बार बार पुश कर रहा बॉल को यूं, ऐसा ऐसा। इससे फायदा क्या होगा मालूम क्या? तुम्हारा एम्पलीट्यूड दोनों का ऐड हो जाएगा, और ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, है ना, उस वक्त वो सबसे ज्यादा उछलेगा ऊपर। और अगर मान लो तुमने क्या करे, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब 180 डिग्री का डाले, है कि नहीं, मतलब वो सबसे नीचे था जब बॉल, और मेरा हाथ ऊपर था, और जब वो ऐसा आके टकरा रहा, तो उससे एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देखो कम हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। आई बस हमने, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिशन ऑफ एसएचएम। और एक आता है डायरेक्शन ऑफ एसएचएम निकालने का, ये छोटा सा है, मैं यही ले लेता हूं साइड में। आपको सिंपली करना क्या था, कहां गए वो इक्वेशन? वो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 करो, तो क्या हो जाएगा? आर साइन डेल अपॉन आर कॉस डेल, आर क्या हो जाएगा? कैंसिल, साइन डेल और प्लस कॉस, साइन डेल अपॉन कॉस डेल क्या होता है? टैन डेल, तो वो इक्वेशन हो जाएंगे टैन डेल इज इक्वल्स टू, फिर आपका a1 साइन अल्फा 1, a1 साइन अल्फा 1 प्लस a2 साइन अल्फा 2 अपॉन a1 कॉस अल्फा 1 प्लस a2 कॉस अल्फा 2। टैन को उधर लेके जाओ, टैन इनवर्स ऑफ a1 साइन अल्फा 1 प्लस a2 साइन अल्फा 2 अपॉन a1 कॉस अल्फा 1 प्लस a2 कॉस अल्फा 2। ये इसका आपका क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट इनिशियल फेज एंगल। मतलब क्या? मतलब दोनों एसएचएम कंबाइन होने के बाद, देखो अगर तुम बॉल को ऐसा नेचुरली छोड़ दोगे ऑसिलेट होने के लिए, ऐसा लो छोड़ दो, टप 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 करके वो ऑसिलेट करेगा, मगर तुम क्या कर रहे हो? उसको हाथ से तुम उसको लौट रहे, तुमने आया अपना हाथ लाया बीच में, उसके साथ जोड़े मतलब उसके साथ ऑसिलेट करने लगे, हाथ को ऐसा पुश किया आपने, तो उसका जो नेचुरल तरीका था ऑसिलेट करने का वो बदल जाएगा, है ना। अब वो कुछ अलग तरीके से ऑसिलेट करेगा, तो अब वो कुछ अलग तरीके से ऑसिलेट करेगा, तो अब वो बोलेंगे कि अब देखने में ऐसा लग रहा है कि इसका इनिशियल फेस एंगल इतना इतना था। मान लो इनिशियल फेस एंगल उसका पहले 90 डिग्री था, आपने एक्सट्रीम पोजीशन से लेकर छोड़ दी, है कि नहीं, मगर जब आपने क्या करे, उसको हाथ से ऐसा पुश करना चालू कर दिया, ऐसा 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 ऐसा, तो हमने ये कहा अब वो इसको बदलने, ऑसिलेट करने का तरीका ही बदल गया, और अब वो ऐसा ऑसिलेट कर रहा है कि लग रहा है वो मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ,
है कि नहीं? तो बोले वो कैसे पता चला? तो बोले हमने जब ये फॉर्मूले में सारी वैल्यू डाले तो उसके डेल की वैल्यू जीरो आई। डेल की वैल्यू क्या आई? जीरो। यानी कुल मिला के जो ज्वाइंट इनिशियल फेस एंगल है वो जीरो आया। मतलब देखने में ऐसा लगा कि भैया उसका इनिशियल फेस एंगल जीरो था, वो मीन पोजीशन से ऑसिलेट करना स्टार्ट हुआ। आया बात समझ में आपको? तो ये था कंपोजिशन ऑफ एसएचएम। इससे ज्यादा वो अगले चैप्टर में फायदा इस पर्टिकुलर टॉपिक का। तो इसका फॉर्मूला, खासतौर से ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तुमको इसमें भी है, आगे की चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट है, और वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट है। उसमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आने वाला है। ठीक है, चलिए पढ़ लीजिए कंपोजिशन ऑफ एसएचएम। बोर्ड एग्जाम के लिए ठीक ठाक है, इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा मैं। ओके, बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ लेना उसको। तूने अभी तक के नहीं लाया ना नोट्स? चलो पहला न्यूमेरिकल देखो क्या कहता है। अ पार्टिकल executes SHM of amplitude small a at what distance, बेटा इधर ध्यान दो, from mean position is its kinetic energy equal to potential energy। दूसरा क्या कहता है? at what point is its speed of the maximum speed। ये दो सवाल आपसे पूछे गए। चलिए देखते हैं, बहुत आसान से सवाल है। कंडीशन पहला है, दोनों कंडीशनल प्रॉब्लम्स है। याद है मैंने क्या कहा था कंडीशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका? जो भी कंडीशन है उसको लिख डालो। कंडीशन क्या बोला उसने पहले? उसमें काइनेटिक एनर्जी बराबर हो रहा पोटेंशियल एनर्जी, वो पोजीशन का पता लगा। उसने बोला एक पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है और उसके एसएचएम का एम्पलीट्यूड कितना है? स्मॉल है। तो किस जगह पे, किस डिस्टेंस पे, किस पोजीशन पे फ्रॉम मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो चल भाई, पोटेंशियल एनर्जी को मैंने इक्वेट कर डाला काइनेटिक एनर्जी से। अब आगे क्या? फॉर्मूला डालो, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, हाफ ऑफ के क्या था? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हाफ ऑफ क्या हो जाएगा? कैंसिल। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स इज इक्वल टू ए बाय रूट टू, है ना? ए बाय रूट, स्मॉल ए है ना एम्पलीट्यूड को, हो गया। वो याद हो गया, डायग्राम में बताया था मैंने आपको कि ए बाय रूट टू पोजीशन पर आपका दोनों का इंटरसेक्ट होता है। वो डायग्राम में पूछ सकता है कि ये एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे सवाल आ सकता है ऐसा। दूसरा सवाल क्या कहा है? किस पोजीशन पे आपकी स्पीड जो है मैक्सिमम स्पीड के बराबर रहेगी? हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम स्पीड, सॉरी। तो v इज इक्वल टू हाफ ऑफ v मैक्स। v का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाफ ऑफ v मैक्स का फॉर्मूला क्या है? a इंटू ओमेगा। ओमेगा ओमेगा कैंसल, बचा क्या? हाफ ऑफ ए। स्क्वायर ले लो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बाय 4। 3a स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट 3a बाय 2। रूट 3a बाय 2, दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, a body executing linear
SHM, एक बॉडी जो है SHM परफॉर्म कर रहा है, हैज अ वेलोसिटी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड when its displacement is 4 centimeter and a velocity 4 centimeter per second when its displacement is 3 centimeter. Full stop. First, find amplitude and period of oscillation. एम्पलीट्यूड का भी पता लगाओ, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का भी पता लगाओ. दूसरा, इफ मास ऑफ द बॉडी is 100 gram, calculate टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी का पता लगाइए. बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें. दो सिचुएशन है. जब डिस्प्लेसमेंट 4 सेंटीमीटर था तब आपकी स्पीड क्या थी, जब डिस्प्लेसमेंट 3 सेंटीमीटर था तब आपकी स्पीड क्या थी. तो ठीक है. कंडीशन नंबर 1, B इज इक्वल्स टू B1 इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर. तो B1 कितना है बेटा, 3 ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x1 कितना है बेटा, 4, यानी इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1. कंडीशन नंबर 2, V2 इज इक्वल्स टू कितना बेटा, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर. V2 कितना बेटा, 4 ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 9. इक्वेशन नंबर 2. दोनों को डिवाइड करो. 3/4 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 16 ए स्क्वायर माइनस 9. स्क्वायर करो. 9/16 ए स्क्वायर माइनस 16 ए स्क्वायर माइनस 9. ठीक है, तो 9a स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल्स टू 16a स्क्वायर माइनस 256. 256 होता है 256. इसको उधर लेके जाओ. 256 माइनस 81 इज इक्वल्स टू 16a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर. आई थिंक जो बनेगा ये बनेगा 7a स्क्वायर आई थिंक, है ना. और ये कितना आ रहा है, 256 माइनस 81 5 और 25 में से 8 गए 17, 135 135 ये है ना अपॉन 7a स्क्वायर. कुछ गलत होता, क्या हो रहा है देखो, ये 5 है, 25 में से 8 गए कितने, 175 175. ये होता है क्या देख लो, डिवाइड इससे 7a स्क्वायर 2 7 14 25 हो रहा है ना, यानी a की वैल्यू क्या आ रही फिर 5 सेंटीमीटर की मीटर, सेंटीमीटर. a इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. ये आ गया. अच्छा, ये आ गया आपका एम्पलीट्यूड. दूसरा क्या निकालना है आपको, एनर्जी. हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर. m है तुम्हारे पास ओमेगा, अच्छा पीरियड भी पूछा इसने, है ना, पूरा एक बाकी एक और. अब ये पीरियड निकालने के लिए अब तुमको a की वैल्यू उठा के किसी इसमें डालना पड़ेगा, एक में.
ए की वैल्यू उठाओ और किसी एक फॉर्मूले में डाल दो पीरियड निकालने के लिए। तो चलो पहले इसमें डाल देता हूं, फ्रॉम 1 3 ओमेगा अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 कितना होता है 9, तो 3 इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3, ओमेगा इक्वल्स टू 1 रेडियन पर सेकेंड, तो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इक्वल्स टू 1, टी इक्वल्स टू 2 पाई सेकेंड्स, ये आ रहा 6.28 सेकेंड्स मतलब टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड आ गया तो अपने को क्या निकालना है साथ में, एनर्जी, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ ऑफ एम, एम इज हाउ मच 100 ग्राम यानी कि 0.1 किलोग्राम, नहीं ग्राम्स में रखो ना, सब लोग आंसर सीजीएस में है ना। अच्छा ओमेगा वो तो रेडियन पर सेकंड, ऐसा है सीजीएस सब सेम होता, तो 1 का स्क्वायर 25 माइनस, अरे टोटल एनर्जी बोला ना उसने, इंटू 25, तो 12.5 या 1.25 इंटू 10⁻³ जूल, जूल नहीं सॉरी अर्थ, अर्थ सीजीएस में है ना ये सब, ये आएगा आंसर। ठीक है बाकी का देखते हैं कल।